हेलो फ्रेंड्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज हम जो है वो एक क्रिटिकल टॉपिक पढ़ेंगे, इकोनॉमी का है। क्योंकि मैंने पिछली क्लास भी इकोनॉमी से रिलेटेड ही ली थी, तो इकोनॉमी का एक बेस या कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। और ये इकोनॉमी का जो बेस या कॉन्सेप्ट है, इसमें ऑलमोस्ट सभी को थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है, तो हम इसके बारे में आज जानेंगे। आज हम जानेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। तो इन्फ्लेशन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में जानेंगे। इसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। इसका हिंदी नाम है मुद्रास्फीति। तो आप देखिए, हम ये जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है इसके नापने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई। और हम ये भी जानेंगे कि इन्फ्लेशन कितने टाइप की होती है, क्रिपलिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। ये सारी बातों के बारे में हम जानेंगे, तो थोड़ा बने रहिएगा। सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं और ये देखते हैं कि ये इन्फ्लेशन क्या है। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन को आप बहुत ही साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हिंदी में कहे तो कीमतों में वृद्धि। तो अगर किसी भी आर्टिकल के या गुड्स और सर्विसेज के आर्टिकल में वृद्धि होती है तो हम उसको एक इन्फ्लेशन के तौर पर देखते हैं। हालांकि एक आर्टिकल में वृद्धि से इन्फ्लेशन नहीं होता है, इसकी मेथड जानेंगे हम कैसे निकाला जाता है। लेकिन आप ये समझिए नॉर्मल वे में कि अगर कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन पैदा होगी। अब देखिए, इन्फ्लेशन अगर हम इसको बोलते हैं कि ये कीमतों में वृद्धि हो रही है तो ये किस कारण से हो सकती है। इसका जनरल कारण तो होता है इकोनॉमी में कि डिमांड और सप्लाई में मैच ना होना। या तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है, और डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिमांड तो उतनी ही है लेकिन सप्लाई कम हो गई। तो जब मैच नहीं हो पाएगा, लेने वाले बहुत ज्यादा होंगे, देने वाले कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि प्राइस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होता है, देखिए, इससे सबसे जो गड़बड़ चीज क्या होती है वो ये होती है कि जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ने से आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। परचेजिंग पावर ये आपकी डाउन हो जाती है। परचेजिंग पावर को हम बोलते हैं क्रय क्षमता। आपकी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। कैसे, बहुत छोटा सा एग्जांपल लीजिए। देखिए, मैं 5,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीद सकता था, मान लेते हैं 2010 में। 2010 में, लेकिन 2020 में मैं 5,000 रुपए में वो वॉशिंग मशीन नहीं खरीद सकता। इसका मतलब जो वैल्यू है, पावर है, पैसे का जो परचेजिंग पावर है, उसकी क्रय क्षमता है, वो उतनी नहीं रही। जैसे जोधपुर में पहले मिर्ची बड़ा 10 रुपए में मिलता था, अब 18 रुपए में मिलता है। हालांकि मेरा मिर्ची बड़ा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बोलना विद्रोह भी कर सकता है कुछ लोगों के मन में, लेकिन वो पहले 10 रुपए में बिकता था, अब 18 या 20 रुपए में बिकेगा। तो आपका जो 10 रुपए का पावर है खरीदने का एक मिर्ची बड़े को, वो उतना नहीं है। अब आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे, तो ये एक परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि जितने भी फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लोग हैं, जिनकी सैलरी वाले लोग हैं, जिनको हर महीने 20,000 रुपए ही मिलते हैं। अब अगर 20,000 रुपए ही मिलते हैं लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो 20,000 में जो उनका घर का खर्चा चलता था वो नहीं चल पाएगा। इसीलिए आपको कहीं से सुना होगा आपने कि सैलरीड पर्सन को डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, महंगाई भत्ता। यानी जिस अनुपात में महंगाई बढ़ती जाती है उस अनुपात में उनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होता है, ताकि बढ़ी हुई कीमतों पे वो एडजस्टमेंट कर पाए। तो आप समझे दोस्तों, इन्फ्लेशन मतलब कीमतों में वृद्धि। इस इन्फ्लेशन के होने से परचेसिंग पावर हमारा कम हो जाता है, और सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है वो होती है फिक्स्ड इनकम ग्रुप वालों को। फिक्स्ड इनकम ग्रुप वालों को यह प्रॉब्लम होती है कि उनकी इनकम वही रहती है, और जब इनकम वही रहेगी तो वो लोग उतनी चीजों को नहीं खरीद पाएंगे जितनी चीजों को वो पहले खरीद पा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम जानते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले तो ये कि इस इन्फ्लेशन के बेसिस पर, इन्फ्लेशन के बेसिस पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में मनी का फ्लो करता है। मनी फ्लो, मनी फ्लो का मतलब यह है कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है
तो मनी फ्लो कम कर देगा, और अगर इन्फ्लेशन कम है तो मनी फ्लो बढ़ा देगा। यानी मार्केट में जो पैसे का संतुलन है वो इन्फ्लेशन के रेट से ही होता है। आरबीआई ने एक स्टैंडर्ड रेट इन्फ्लेशन की तय कर रखी है, उसको बोलते हैं 4% प्लस माइनस 2। आप समझते हैं ज्यादा, प्लस माइनस 2 का मतलब या तो 2 हो या 6 हो, मतलब 4 से वेरिएशन हो सकता है, 2 से 6 देख के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पर ही आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है, मनी का फ्लो बढ़ाता है। आपने देखा होगा कई बार मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू होता है तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, वो सारे बढ़ते घटते रहते, तो उनका बेसिस जो है वो ये इन्फ्लेशन की दर रहती है। एक और कॉन्सेप्ट यहां पर समझने की जरूरत है हमें कि ये तो इसके लिए तो इंपॉर्टेंस है ही कि मनी का फ्लो कैसे बढ़ाया जाए, कैसे कम किया जाए। एक और आप जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट से रिलेटेड भी है। ये डेवलपमेंट से रिलेटेड कैसे है कि देखिए, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होती है, थोड़ा टॉपिक क्रिटिकल है आप समझिएगा, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होती है इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन ज्यादा होने का मतलब कीमतें बढ़ रही हैं, और कीमतें बढ़ने का मतलब यह है कि लोग खरीदार ज्यादा है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो खरीदार भी बहुत ज्यादा होंगे। यानी मेरे पास, आपके पास, सबके पास अगर पैसे हैं और हम जो है किसी पर्टिकुलर चीज को खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑलमोस्ट सारे लोग जो हैं 100 रुपए में भी मिर्ची बड़ा खरीदने को तैयार है, क्योंकि पैसा है लेकिन उसकी डिमांड नहीं हो रही है, उसकी सप्लाई नहीं हो रही है, तो प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब प्राइस बढ़ जाएगी इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी तो है लेकिन चीजें नहीं उस तरीके से डिमांड नहीं हो रही, तो ये तो एक रीजन है। दूसरा, अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है तो पैसे बैंकों के पास अगर ज्यादा है, मान लेते हैं बैंकों के पास पैसे ज्यादा है, तो बैंक क्या करेंगे, सस्ते लोन देंगे। अभी मान लीजिए कस्टमर है ही नहीं लोन लेने वाले, और कस्टमर इतने नहीं है लोन लेने वाले, लेकिन बैंकों के पास पैसा पड़ा है, अगर वो पड़ा हुआ पैसा है तो रिटर्न नहीं दे पाएगा, इसलिए बैंक क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोन देते हैं। इसका मतलब अगर ज्यादा इन्फ्लेशन होती है तो डेवलपमेंट बढ़ता है। डेवलपमेंट कैसे बढ़ता है, मार्केट में खूब सारा पैसा है, बैंक लोगों को लोन दे रहे हैं, कम रेट पर दे रहे हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट और सारे लोग क्या करेंगे, पैसा उधार ले लेकर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे, न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और इससे इकोनॉमी का क्या होगा, आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा। ठीक है, सबके पास पैसा आएगा। लेकिन यहां पे हमें यह देखना है कि डेवलपमेंट के साथ में जो गरीब लोग हैं वो इन्फ्लेशन को उतना पकड़ नहीं पाते। पकड़ नहीं पाने का मतलब है कि उनकी इनकम के अकॉर्डिंग जब इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाती है तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। यानी हमें डेवलपमेंट और पुअर पीपल को बैलेंस करना पड़ेगा। हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं चाहिए, बहुत कम इन्फ्लेशन भी नहीं चाहिए, एक रेंज चाहिए, और वही रेंज मैंने बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपका डिसाइड कर रखी है 4% प्लस माइनस 2%। क्योंकि अगर ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में होगी तो ज्यादा लिक्विडिटी होने से बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को तो फायदा होगा क्योंकि कम दामों पे लोन मिल जाएगा, उससे डेवलपमेंट भी होगा, देश को भी फायदा होगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ता है, हर व्यक्ति के पास पैसा है, तो वो डिमांड बढ़ेगी उससे, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो यहां पर मिडिल क्लास और जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको नुकसान होगा। उसको एडजस्ट करने के लिए सरकार क्या करती है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। अब लिक्विडिटी को कंट्रोल करेगी तो इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगी, लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग वो आराम से जी पाएंगे। लेकिन फिर इंडस्ट्रियलिस्ट इधर से चिल्लाने लग जाएंगे कि लोन सस्ते करिए, हमारे प्रोजेक्ट में इतनी रेट पे लोन कैसे ले पाएंगे, तो वो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बात करते हैं। और यही विवाद का कारण कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के बीच रहा है कि दरों को लेकर। तो मैंने बताया इन्फ्लेशन से रिलेटेड ये चीजें हैं। अब देखिए यहां पे हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या क्या है। तो देखिए टाइप्स, एक टाइप तो है डिमांड पुश्ड इन्फ्लेशन। डिमांड पुश्ड इन्फ्लेशन का मैं जनरल बता रहा हूं। डिमांड पुश्ड इन्फ्लेशन का मतलब है कि डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़े, सप्लाई उतनी रहे लेकिन डिमांड बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं डिमांड पुश्ड इन्फ्लेशन। एक इन्फ्लेशन का मतलब है कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन का मतलब है कि कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ जाए, डिमांड सप्लाई से नहीं, टैक्सेस बढ़ जाए, रॉ मटेरियल बढ़ जाए, दूसरे इनपुट्स बढ़ जाए, लागत बढ़ जाए, तो इंडस्ट्री क्या करेगी, प्राइस बढ़ा देगी। तो वैसे भी प्राइस बढ़ सकता है, और डिमांड ज्यादा होने से, सप्लाई कम होने से भी प्राइस बढ़ सकता है। तो ये दोनों इन्फ्लेशन जो है आपकी जनरल चर्चा में रहती है। एक इन्फ्लेशन और है कि इंक्रीज रेट के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग रेट
यानी जिस दर से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस दर के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन को भी 3-4 भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए इंक्रीजिंग रेट के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले तो आपकी क्रिपलिंग क्रिपलिंग इन्फ्लेशन। क्रिपलिंग इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई मुद्रास्फीति का मतलब है 1 से 2 या 3% की ही इन्फ्लेशन में वृद्धि हो रही है, तो उसको बोलते हैं क्रिपलिंग इन्फ्लेशन। फिर हम बात करते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन की। वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब अब रेंग नहीं रही है, थोड़ा थोड़ा चल रही है, तो इसका मतलब होता है कि 2 से 6, 7, 8% तक अगर है तो वो वॉकिंग इन्फ्लेशन है। हम बात करते हैं रनिंग इन्फ्लेशन की। रनिंग इन्फ्लेशन का मतलब है कि 8 से 20% तक अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसको बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। यानी हम इसको किस बेसिस पर बांट रहे हैं, हम बांट रहे हैं कि इंक्रीज रेट क्या है उसके बेसिस पर क्रिपलिंग, वॉकिंग, रनिंग। और एक और इन्फ्लेशन का टाइप है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब है कि 20 से 100, 150, 200% तक बढ़ जाए, 500% तक बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो एक तो हमने देखा कि डिमांड के बेस पर, एक हमने देखा कॉस्ट के बेस पर प्राइस बढ़ते हैं, तो वो इन्फ्लेशन एक अलग है। एक टाइप हमने देखा कि इंक्रीज रेट कितनी है उसके बेस पर टाइप अलग है। और इसमें एक और टाइप है जो कई सारी कंट्री में एग्जांपल भी हमें मिला है, हाइपर इन्फ्लेशन। आपकी अति तीव्र इन्फ्लेशन। अति तीव्र इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि 1000% की इन्फ्लेशन हो गई या उससे भी ज्यादा हो गई, तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। अभी लेटेस्ट एग्जांपल जो है वेनेजुएला का है। वेनेजुएला में 2016-17 में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, इसीलिए वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन आई थी। एक 2006 में जिम्बाब्वे में भी 2006 में करीब 1700% की इन्फ्लेशन बढ़ गई थी। 1700% की इन्फ्लेशन का मतलब आप ऐसा समझिए कि आपका 10 रुपए में चाय आती है, अब आपकी इन्फ्लेशन इतनी अगर बढ़ गई है तो 10 रुपए की वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। यानी अगर आप 10 रुपए में कोई चीज खरीद पा रहे थे तो हजारों, 2000, 5000, हो सकता है लाख रुपए में वो चीज मिले। तो अगर आप चाय पीने जाएं तो याद रखें कि बैग में पैसे लेकर जाना ना भूले। ऐसी इन्फ्लेशन भी हो सकती है और ये जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में हुआ है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई कि क्रिपलिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन के जो कैलकुलेटिंग के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत में और ऑलमोस्ट सारे विश्व में 2 मेथड जो है सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो उसमें एक तो है WPI बेस्ड इन्फ्लेशन। इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, और इसका मतलब है कि आप जो इन्फ्लेशन या कीमतों में वृद्धि लेंगे वो होलसेल बेसिस पर लेंगे, इंडस्ट्री बेसिस पर लेंगे, कंज्यूमर बेसिस पर नहीं लेंगे। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है भारत में चलता है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो ये मंथली काउंट होता है, मंथली, हर मंथ का। अभी मार्च 2020 का जब काउंट हुआ तो 1% की मात्र इन्फ्लेशन आई है, क्योंकि आपको पता है कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन है। वैसे 2.5-3% रहती है, जनरली थी पिछली बार। अब अगर हम बात करें, इसका एक बेस ईयर होता है और इसका बेस ईयर जो है 2011-12 है। बेस ईयर क्या होता है दोस्तों, अभी बात करते हैं इसके बारे में भी। अब इसमें अगर हम बात करें कि इसको कौन जारी करता है, तो इशूड बाय कौन करता है, इशूड बाय करती है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का मतलब है कि वाणिज्यिक और औद्योगिक मंत्रालय जो है वो हमारा इशू करता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि अभी कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर भारत में कौन है, ये मुझे बताइएगा। और इसका कंपाइलेशन और कलेक्शन कौन करता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा ये वाला, कि डेटा कौन इशू करता है। तो हम कोर टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यानी जो हमारा अर्थशास्त्र का सलाहकार है वो उस एडवाइजर का ऑफिस जो है इनके डेटा को कंपाइल करता है और कलेक्ट भी वही करता है। कलेक्ट भी वही करता है, कंपाइल भी वही करता है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि WPI इन्फ्लेशन में केवल हम गुड्स के बारे में ही बात करते हैं, सर्विसेज के बारे में बात नहीं करते हैं। इसमें फ्यूल के बारे में बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करते हैं,
और सबसे ज्यादा वेटेज जो है इसमें करीब 64% का मैन्युफैक्चरिंग का है। तो मैन्युफैक्चरिंग की कीमतों में जब वृद्धि होती है तो उसके बारे में ये सॉलिड जो है आपका पता लग जाता है कि क्या चीजें हो रही है। तो मैंने कई सारी चीजें बताई, एक तो मंथली है, एक बेस ईयर है। अभी बात करेंगे बेस ईयर क्या है। इश्यूड बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री, कंपाइल्ड बाय द इकोनॉमिक एडवाइजर एंड कलेक्टेड। डेटा कौन कलेक्ट करेगा? वो भी यहाँ के ऑफिसर्स जो हैं वही डेटा कलेक्शन का काम करेंगे। तो ये कई सारी चीजें इसके बारे में मैंने बताई। अब देखिए बेस ईयर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेस ईयर का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कब की चीजों को एक परसेंटेज 100 मान रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि किसी कंपनी का रेवेन्यू अगर 2016 में 500 था और 2018 में अगर 800 हो गया तो आप बोलेंगे कितना परसेंट वृद्धि? 300% की वृद्धि। अगर 300% की वृद्धि है तो किस पर है? मतलब अगर आपको बोला जाए कि आप परसेंटेज में निकालिए ये वृद्धि कितनी है, तो आप क्या करेंगे? 300 लिखेंगे और 300 के नीचे क्या लिखेंगे? 500। तो ये बेस है हमारा। वैसे ही हमने क्या किया है कि 2011-12 को 100 मान लिया है और इस 100 में सारी आर्टिकल को थोड़ा थोड़ा वेटेज दे दिया। जैसे मैन्युफैक्चरिंग को दे दिया हमने 64%, फ्यूल वगैरह को दे दिया है 20%, ऐसे उन सबको मिला के हमने 100 कर लिया है। अब जैसे जैसे मान लीजिए बढ़ते जाएगा तो ये इंडेक्स जो है 100 का 109 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि 2018 दिसंबर में ये इंडेक्स था 119 और अगर 2019 दिसंबर में ये इंडेक्स हो गया 122.8 समथिंग कुछ, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे और ये डिफरेंस निकालने के बाद में हम देखेंगे कि 119 पे कितना परसेंट आया है। तो जितना भी परसेंट आएगा वो आपकी इन्फ्लेशन की ग्रोथ होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया अभी? अब आगे देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास में क्या चीजें हैं कि इसके अलावा हम एक सीपीआई भी देख लेते हैं। और अगर इसमें आपको जानना है कि इसमें कितने आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं डब्ल्यूपीआई में, तो डब्ल्यूपीआई में 697 आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं, यानी अलग अलग वस्तुओं को इंक्लूड किया जाता है। अगर हम फ्यूल की बात करें तो गैस भी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, ऐसे कई सारे आर्टिकल्स हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी कई सारे आर्टिकल हो सकते हैं। इतने आर्टिकल को इंक्लूड किया जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम सीपीआई की बात करें तो सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी इसको बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कुछ हिंदी वाले भी अगर फ्रेंड है तो उसको मैं बता रहा हूं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और इसमें भी वही सारी चीजें हैं, बस थोड़ा सा अलग है कि ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। सीपीआई फॉर फैक्ट्री वर्कर्स या आप अर्बन वर्कर्स भी बोल सकते हैं इनको, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स और सीपीआई फॉर बोथ, यानी दोनों को मिला के। ये शहरों के लिए है, ये गांवों के लिए है और ये दोनों को मिलाकर है। तो मैंने जो आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक रेट डिसाइड कर रखी है वो यही है, यानी 4% ±2। तो यही सबसे ऑथेंटिकेटेड है। अब आप देखिए यहां पर भी इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में से बनेगा वो बनता है बेस ईयर का क्वेश्चन। इसको बदलने की बात चल रही थी, ध्यान रखिएगा, लेकिन कोविड-19 के कारण ये बदल नहीं पाया, नहीं तो 2016-17 होने की पूरे चांसेस थे अभी। तो बेस ईयर जो है ये रहेगा। इसके जो कैलकुलेशन किया जाता है वो भी मंथली बेसिस पर किया जाता है। और यहां पे ये दोनों जो है वो लेबर मिनिस्ट्री इशू करती है, ये दोनों आंकड़े। और ये जो है सांख्यिकी मंत्रालय, आपको पता होगा स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड इंप्लीमेंटेशन, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यानी सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन मंत्रालय। तो लेबर मिनिस्ट्री ये दोनों इश्यू करती है और ये कौन करता है? ये स्टैटिक्स एंड लेबर मिनिस्ट्री। और इसका डेटा कलेक्शन का काम कौन करता है दोस्तों? डेटा कलेक्शन का काम अर्बन एरिया में तो एनएसएसओ करता है। डेटा कलेक्शन यानी डेटा कौन कलेक्ट करेगा? लोगों से जाके, कंज्यूमर से जाके, दुकानों पे जाके कि कितना माल बढ़ा, कितना पहले कितना था वैल्यू, अब कितना था, वो एनएसएसओ करता है। एनएसएसओ का मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना प्रतिदर्श संगठन, राष्ट्रीय नमूना प्रतिदर्श संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम रूरल की बात करें तो रूरल में आपका अपना प्यारा पोस्ट ऑफिस जो है ये डेटा कलेक्ट करता है।
और इनके द्वारा डेटा कलेक्ट करने के बाद कंपाइल किया जाता है सीएसओ के द्वारा। सीएसओ का मतलब होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये डेटा कलेक्ट करते हैं, ये डेटा को कंपाइल करता है और फिर ये अलग अलग मिनिस्ट्री जो है डेटा को इश्यू करती है। तो ये कई सारी चीजें मैंने आपको बताई, इसमें इन्फ्लेशन की आपके काम की हो सकती हैं। इसमें अगर हम बात करें तो अर्बन और रूरल में ये सारी चीजें आपके काम की हो सकती है। दो कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं दोस्तों, इसके बाद में जो है हम बात करते हैं कि दो कॉन्सेप्ट और आपके क्या हो सकते हैं। एक तो है आपका कोर इन्फ्लेशन का और एक है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन का। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक आपका कोर इन्फ्लेशन और एक हेडलाइन इन्फ्लेशन की हम बात कर लेते हैं, बस लास्ट आपका रहेगा ये। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें कि सीपीआई में कितने आइटम है, तो अर्बन में तो 448 आइटम है और रूरल में 460 आइटम्स हैं, यानी इतनी वस्तुओं के बारे में ये बात की जाती है। मैंने एक आपको बताया कोर इन्फ्लेशन और एक बताया हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? तो अब देखिए, कोर इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि आप अपने इन्फ्लेशन काउंटिंग में केवल और केवल उन्हीं वस्तुओं को शामिल कर रहे हैं जो वोलेटाइल नहीं है। वोलेटाइल का मतलब उन वस्तुओं को शामिल नहीं कर रहे हैं जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन में ऑल आइटम्स आर इंक्लूडेड, इसमें ऑल आइटम्स आर इंक्लूडेड एक्सक्लूडिंग द फूड एंड फ्यूल। देखिए, ये ऐसे आइटम है जिनकी कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, और अगर ज्यादा वृद्धि होगी तो एग्जैक्ट इन्फ्लेशन का हमें आइडिया नहीं लग पाएगा। हो सकता है कि आम के दामों में बहुत वृद्धि हो गई, पेट्रोल के दामों में बहुत वृद्धि हो गई, इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा बताएगा, जबकि एक कमोडिटी है वो सारे लोग यूज भी नहीं करते, इसलिए बास्केट जो है कमोडिटी का वो करीब इतना बड़ा है। तो फ्यूल और फूड को इंक्लूड नहीं करते हैं तो कोर इन्फ्लेशन निकलती है कि एक्चुअल में कितनी इन्फ्लेशन है। और अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो वो पूरी की पूरी इन्फ्लेशन के बारे में बात होती है। दोस्तों, ये टॉपिक था, आई होप आप एंजॉय करेंगे। कमेंट बॉक्स में डालिएगा हम एक तो लेबर मिनिस्टर कौन है हमारा, सांख्यिकी मंत्रालय में कौन है, कॉमर्स मिनिस्ट्री में कौन है, ताकि मुझे भी पता लगे आप इसको पढ़ रहे हैं। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।